नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कक्षा 10 विषय विज्ञान में। चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया। पाचन तंत्र के साथ साथ में हमने इसमें जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ा और श्वसन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र का जो टॉपिक चल रहा है उसमें मानव उत्सर्जन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं, जैसे कि वृक्क है, वृक्क के बाद में आता है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, इनको हमने जो है पढ़ लिया है। अब जो अगला जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है व्रकाणु, जिसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं नेफ्रॉन के बारे में। जो टॉपिक हमारा आज का जो है वो है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो दूसरा नाम है इसको कहा जाता है व्रकाणु। क्या कहा जाता है? व्रकाणु भी कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक, इसको जो है वृक्क की संरचनात्मक व कार्यात्मक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वृक्क की जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नेफ्रॉन या व्रकाणु। इसको वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में इसकी जो संख्या पाई जाती है वो है 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक। तो प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख से 12 लाख तक पाई जाती है। अब नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है कि भाई जो रक्त, जिसको हम कहते हैं कि वृक्क जो है रक्त को छानने का कार्य करता है, तो ये जो छानने की जो क्रिया हो रही है, रक्त के छानने की जो क्रिया होती है, वो इन नेफ्रॉन अर्थात व्रकाणु में ही संपन्न होती है। और जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, इनको रक्त से पृथक करने का कार्य किसमें किया जाता है? नेफ्रॉन में ही किया जाता है। तो नेफ्रॉन में नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल और क्या है? अमोनिया। यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को पृथक करके रक्त को निस्पंदित किया जाता है या निशाना जाता है। अब व्रकाणु की संरचना यानी कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है वो आप समझिएगा। इसका जो अग्रभाग जो होता है, इसका अग्रभाग प्यालेनुमा या कपनुमा आकृति का दिखाई देता है, और इसको कहा जाता है बोमन संपुट। ठीक है। फिर इसके पीछे की तरफ जो है कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, और ये जो कुंडलित नलिका पाई जाती है इसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहेंगे इसको? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में अंग्रेजी के यू अक्षर के समान, या यूं कहें हेयर जो पिन होती है, हेयर पिन के समान एक नलिका पाई जाती है, और उस नलिका को कहा जाता है हेनले लूप। ये इस तरीके से तो हेयरपिन जैसी संरचना हो गई है, और इसको कहा जाता है हेनले लूप। हेनले लूप के बाद में एक और कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसको कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका।
ये हो गया हेनले लूप। और इसके बाद में एक और कुंडलित नलिका पाई जाती है और इस नलिका को कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है अंत में जाकर के एक नलिका में खुलती है और उस नलिका को कहते हैं संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में अनेक जो नेफ्रॉन की ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं ये आकर के खुलती है और बाद में जो संग्राहक नलिका होती है वो जाकर के खुल जाती है मूत्र वाहिनी में। ये इस तरीके से। और ये जो प्यालेनुमा भाग जिसको अपन बोमन संपुट कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि अपवाही धमनिका आती है और अपवाही धमनिका जो होती है ये वृक्क धमनी से जुड़ी होती है और ये 50 और 50 से अधिक शाखाओं में विभाजित होकर के यहाँ पर निर्माण कर देती है बोमन संपुट का। ये इस तरीके से बोमन संपुट का निर्माण कर देगी और फिर यहाँ से निस्पंदित रक्त को निस्पंदित करने के पश्चात जो शुद्ध रक्त जो है उसको अपवाही धमनिका में भेज दिया जाता है जो कि वृक्क शिरा से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो संपूर्ण संरचना आपको दिखाई दे रही है ये संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की या वृक्काणु की। तो ये यहाँ पर जो आपको नलिका दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी व्यास में अधिक होती है ये कहलाती है अभिवाही धमनिका। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है नली की संरचना इसको कहा जाता है अपवाही धमनिका। और चित्र बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों के व्यास में आपको थोड़ा सा अंतर रखना है। अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक होगा और अपवाही धमनिका का व्यास इसकी तुलना में कम होगा। यहाँ पर ये गुच्छेनुमा संरचना जो आपको अंदर दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है केशिका गुच्छ। इसको कहा जाता है केशिका गुच्छ और इसका दूसरा नाम है ग्लोमेरुलस। और ये प्यालेनुमा संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये है बोमन संपुट। और ये केशिका गुच्छ और बोमन संपुट ये दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं मेलपीगी काय का। किसका निर्माण करेंगे, ये मेलपीगी काय का निर्माण करेंगे। बोमन संपुट के बाद में यहाँ पर ये कुंडलित नलिका पाई जाती है, इसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो यू आकार या हेयरपिन के समान जो नलिका पाई जाती है इसको कहते हैं हेनले लूप। ये हो जाएगा हेनले लूप। अब हेनले लूप में भी दो भुजा हैं, एक तो नीचे की ओर जाती है और एक ऊपर की ओर जाती है। तो नीचे की ओर जो आ रही है ये कहलाती है हेनले लूप की अवरोही भुजा। ये हो जाएगी इसकी अवरोही भुजा और ये आ जाएगी इसकी आरोही भुजा। तो हेनले लूप में दो भुजाएं होती है, एक तो है अवरोही भुजा और दूसरी हो जाएगी आरोही भुजा। और आरोही भुजा जिस नलिका में खुलती है उसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे चल करके खुलती है संग्राहक नलिका में। ठीक है, तो ये है नेफ्रॉन की संरचना। तो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कौन, नेफ्रॉन या वृक्काणु। प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, 10 लाख से लेकर के 12 लाख तक पाई जाती है। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, यह नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को पृथक करके रक्त को क्या करता है, इसमें निस्पंदित किया जाता है। अब इसकी जो संरचना है नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना में मुख्य कितने भाग दिखाई देते हैं, 2 भाग दिखाई देते हैं। तो वृक्काणु जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन की संरचना में मुख्य
दो भाग दिखाई देते हैं। अब दो भाग कौन कौन से दिखाई देते हैं? पहला भाग जो है इसको कहा जाता है मेल पीगी काय। क्या कहेंगे इसको? मेल पीगी काय। और जो इसका दूसरा भाग है इसको कहा जाता है वृक नलिका। क्या कहेंगे इसको? वृक नलिका कहेंगे। तो अब मेल पीगी काय चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि नेफ्रॉन का अग्र कीप नुमा या प्याले नुमा भाग जो होता है जिसे बोमन संपुट कहते हैं, बोमन संपुट के भीतर की तरफ जो है केशिका गुच्छ पाया जाता है। यह बोमन संपुट और केशिका गुच्छ मिलकर के ही क्या बनाते हैं? मेल पीगी काय बनाते हैं। अब अभिवाही धमनिका केशिका गुच्छ में रक्त को लाती है और केशिका गुच्छ में रक्त को निस्पंदित किया जाता है और निस्पंदित करने के बाद में शुद्ध रक्त को अपवाही धमनिका जो है ले जाती है, वृक्क शिरा के माध्यम से उस रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देती है। फिर उसके बाद में आता है वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाएं जो है विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। बोमन संपुट के ठीक पीछे की तरफ कुंडलित नलिका पाई जाती है जिसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका के पश्चात हेयरपिन के आकार की या अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की जो है एक नलिका पाई जाती है जिसको हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप में अवरोही भुजा और आरोही भुजा पाई जाती है। फिर आरोही भुजा किसकी? हेनले लूप की। हेनले लूप की आरोही भुजा एक अन्य कुंडलित नलिका में खुलती है जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं और दूरस्थ कुंडलित नलिका अंत में संग्राहक नलिका में जाकर के खुलती है। तो इस तरीके से वृक्काणु की संरचना में मुख्य दो भाग दिखाई देते हैं, मेल पीगी काय और वृक्क नलिका। तो पहला जो है इसमें मेल पीगी काय और मेल पीगी काय चित्र के अनुसार मैंने आपको भी समझाया, बोमन संपुट और केशिका गुच्छ मिलकर के क्या बनाते हैं? मेल पीगी काय बनाते हैं। तो इसमें लिखा जाता है कि नेफ्रॉन का अग्र प्याले नुमा भाग बोमन संपुट कहलाता है जिसके भीतर केशिका गुच्छ और इसको और क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ये दोनों संरचनाएं कौन सी? एक तो केशिका गुच्छ और एक बोमन संपुट। ये दोनों संरचनाएं मिलकर क्या बना देती है? मेल पीगी काय बनाती है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे इसमें क्या पाया जाता है? वृक्क नलिका। वृक्क नलिका। अब वृक्क नलिका कौन कौन सी होती है? नाम चित्र में दिया हुआ है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका। तो सीधा सा इसमें आपको लिखना है समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हेनले लूप तथा संग्राहक नलिका। ठीक है, तो ये हो गई किसकी संरचना? नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। नेफ्रॉन के बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो है मूत्र निर्माण। अब ये जो मूत्र का जो निर्माण किया जाता है इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में ही होता है। अब कैसे होता है ये हम इसमें समझेंगे मूत्र निर्माण के बारे में। तो मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में पूर्ण होती है। मूत्र निर्माण की क्रिया जो है 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण जो है वो तो कहलाता है निस्पंदन। निस्पंदन के बाद में दूसरा जो चरण आता है उसको कहा जाता है पुनः अवशोषण और पुनः अवशोषण के बाद में जो तीसरा जो चरण आता है उसको कहा जाता है स्त्रावण।
ठीक है। इस तरीके से मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। अब निस्पंदन की ये जो क्रिया होती है ये कहाँ पर होगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो रक्त जो होता है ये आता है किस में? अभिवाही धमनिका में। अभिवाही धमनिका से होते हुए ये रक्त किस में चला जाएगा? केशिका गुच्छ में चला जाएगा, और केशिका गुच्छ में जो है रक्त को छाना जाता है। तो रक्त में उपस्थित जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ है, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये छन करके किस में आ जाएंगे? बोमन संपुट में आ जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनके साथ साथ में कुछ लाभदायक पदार्थ जैसे कि जल, लवण, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, ये भी रक्त से छन करके बाहर आ जाते हैं। तो इन लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है, और ये पुनः अवशोषण जो है ये इन वृक्क नलिकाओं में ही होता है। तो सबसे पहले निस्पंदन होगा, निस्पंदन के बाद में पुनः अवशोषण, और मूत्र निर्माण होने के बाद में उसका क्या कर दिया जाता है? स्त्रावण कर दिया जाता है। इस तरीके से 3 चरणों में मूत्र निर्माण की क्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो होती है अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका से रक्त केशिका गुच्छ में आता है। केशिका गुच्छ में रक्त को छानकर नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया को पृथक किया जाता है, लेकिन इनके साथ ही ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, लवण जैसे लाभदायक पदार्थ भी निस्पंदित होकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्पंदन कहते हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल इजी है कि अभिवाही धमनिका जो होती है ये रक्त को लाती है केशिका गुच्छ में, और इसी केशिका गुच्छ में जो है रक्त को छान करके नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। लेकिन इनके साथ ही ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल और लवण जैसे लाभदायक पदार्थ भी निस्पंदित होकर के किस में आ जाते हैं? बोमन संपुट में आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? निस्पंदन कहा जाता है। अब जो लाभदायक पदार्थ हैं इनका पुनः अवशोषण होना आवश्यक है, और ये कार्य किया जाता है किसमें? वृक्क नलिकाओं में। तो क्या कहा जाता है इसमें कि लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण होना आवश्यक है, जिसे पुनः अवशोषण होना आवश्यक है जो वृक्क नलिकाओं के द्वारा संपादित होता है। ठीक है। तो अब आगे के चरण में क्या होगा कि बोमन संपुट में जो नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ और लाभदायक पदार्थ आए हैं वो अब किस में प्रवेश कर जाते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका में।
तो इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण कर लिया जाता है, वो भी पूर्ण अवशोषण किया जाता है। ठीक है, अब दो चीज़ें निकल गई, एक तो ग्लूकोज का अवशोषण हो गया, साथ साथ में अमीनो अम्लों का भी अवशोषण हो गया। अब पीछे जो बचे हुए पदार्थ जो होते हैं वो चले जाते हैं किसमें, हेनले लूप में। अब हेनले लूप में अवरोही भुजा में तो जल का अवशोषण होगा और आरोही भुजा में लवण का आंशिक रूप से अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो निस्पंदित पदार्थ जो है वो किस में आ जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में। यहाँ दूरस्थ कुंडलित नलिका में लवण का पूर्ण अवशोषण कर लिया जाता है। फिर निस्पंदित पदार्थ आएगा संग्राहक नलिका में, संग्राहक नलिका के अग्र भागों में जल का पूर्ण अवशोषण हो जाएगा। अब पीछे क्या रहेगा, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, और ये नाइट्रोजन वर्ज्य जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ये मूत्र का निर्माण करते हैं। अब ये संग्राहक नलिका जाकर के खुलती है मूत्रवाहिनी में, तो जो मूत्र होता है वो संग्राहक नलिका से मूत्रवाहिनी में जाएगा और मूत्रवाहिनी से उसको किसमें, मूत्राशय में भेज दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है किसके अंतर्गत आती है, मूत्र निर्माण के अंतर्गत आती है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसी में बोमन संपुट से केशिका गुच्छ छनित्र, जो केशिका गुच्छ से छन करके जो आने वाला पदार्थ है उसको केशिका गुच्छ छनित्र भी कहा जाता है। तो बोमन संपुट से केशिका गुच्छ छनित्र अब समीपस्थ कुंडलित नलिका में चला जाता है, जहाँ पर ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। फिर उसके बाद में हेनले लूप की अवरोही भुजा में जल तथा आरोही भुजा में लवण का आंशिक अवशोषण होता है। फिर उसके बाद में दूरस्थ कुंडलित नलिका में लवण का पूर्ण अवशोषण हो जाता है। फिर उसके बाद में संग्राहक नलिका के अग्रभाग में जल का अवशोषण होता है। अब केवल यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया ही शेष बचते हैं, जो मूत्र का निर्माण करते हैं, जिसे संग्राहक नलिका के द्वारा मूत्रवाहिनी से होते हुए किसमें, मूत्राशय में भेजा जाता है। और मूत्राशय जब पूर्णतः मूत्र से बढ़ जाता है
तब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक संदेश जो है मूत्राशय की दीवारों में भेजे जाते हैं, जहाँ पर जो मूत्राशय की जो अवरोधनी पेशियाँ जो होती है वो शिथिल हो जाती है और मूत्राशय से जो मूत्र होता है वो मूत्र मार्ग की सहायता से जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो मूत्राशय की अवरोधनी पेशी में शिथिलन होने पर मूत्र को मूत्रमार्ग से होकर उत्सर्जित कर दिया जाता है। एक बार आप इसे ध्यान से समझ लें। जो टॉपिक चल रहा है वो है मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण की क्रिया जो होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण। सबसे पहले क्या होता है कि अभिवाही धमनिका जो होती है वो रक्त को केशिका गुच्छ में लाती है। इस केशिका गुच्छ में रक्त को छान करके नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को पृथक किया जाता है, लेकिन उनके साथ में लाभदायक पदार्थ जैसे कि जल, लवण, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल भी आ जाते हैं, जिनका पुनः अवशोषण होना जरूरी होता है और ये कार्य वृक्क नलिकाओं में किया जाता है। रक्त को छानने के बाद में अपवाही धमनिका के द्वारा वृक्क शिरा से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। अब निस्पंदन के पश्चात जो छना हुआ जो केशिका गुच्छ शनित्र है वो किस में आ जाएगा? बोमन संपुट में आ जाएगा और बोमन संपुट से होकर के वो किस में चला जाएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में 2 चीज़ों का अवशोषण होता है, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का। फिर उसके बाद में हेनले लूप की अवरोही भुजा में जल का और आरोही भुजा में लवण का आंशिक रूप से अवशोषण कर लिया जाता है। फिर यहाँ दूरस्थ कुंडलित नलिका में जो है लवण का पूर्ण अवशोषण हो जाता है और संग्राहक नलिका के अग्र भागों में जल का अवशोषण हो जाता है। अब शनित्र में केवल यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया ही शेष बचे हुए रह जाते हैं और वही जो है मूत्र का निर्माण करते हैं। अब ये संग्राहक नलिकाएं खुलती है किसमें? मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी से मूत्र को मूत्राशय में भेज दिया जाता है। मूत्राशय जब पूर्ण बढ़ जाता है तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऐच्छिक संदेश मूत्राशय की दीवारों में भेजे जाते हैं, जिससे जो अवरोधनी पेशी होती है वो शिथिल हो जाती है और जो मूत्र होता है उसको मूत्रमार्ग के द्वारा जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो निस्पंदन जो होता है, निस्पंदन में ध्यान रखना, यहाँ पर जो निस्पंदन किया जाता है तो उस समय प्रति मिनट जो है 1000 से लेकर 1000 ml से लेकर के 1200 ml तक जो रक्त को है जो छाना जाता है। तो यहाँ पर केशिका गुच्छ में जो है 1000 ml से लेकर के 1200 ml तक, ठीक है ना, 1200 ml तक रक्त को प्रति मिनट क्या किया जाता है? छाना जाता है। तो इस तरीके से ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि कंप्लीट हुई। आप लोग इसे नोट कीजिएगा।